ऑल राइट, सो कल के सेशन में, ऑफलाइन सेशन में, एक एग्जाम्पल मैंने आपको होम असाइनमेंट दिया था दैट यू सपोज टू डू बाय योरसेल्फ. आई विल सेंड यू सॉल्यूशन लेटर इफ यू वांट. और कल के ऑनलाइन लेक्चर में वो क्वेश्चन मैंने लिया नहीं है. सो देयर इज ओनली वन क्वेश्चन व्हिच आई हैव नॉट टेकन इन द ऑनलाइन सेशन. ओके, सो इससे पहले का जो एग्जाम्पल है टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन नंबर 2, I think, of unsolved examples. All right, so we will be solving this question today. So we have two small and similar bar magnets having dipole moment of 1 ampere meter square. तो dipole moment दिया है आपको 1 ampere meter square. You have two similar bar magnets. Okay, they are kept in plane such that, just a minute, yeah, they are kept in plane such that their axes are perpendicular to each other. A line drawn through the axis of one magnet passes through the center of other if the distance between their centers is 2 meter. Then find the magnitude of magnetic field at the midpoint of the line joining their centers. क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, मैं अच्छे से समझा देता हूँ. सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? इन द क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड, you have two small and similar bar magnets having magnetic dipole moment of 1 ampere per meter square each. They are kept in a plane in such a way that their axes are perpendicular to each other. तो अगर मेरे पास ये एक बार मैग्नेट है यहाँ पे, this is one bar magnet, okay, and you already know कि इस बार मैग्नेट का एक्सिस passes through both the poles, तो ये ऐसा है. गुड, राइट. देन जो दूसरा मैग्नेट है वो इसको परपेंडिकुलर है, मतलब इट इज अलाइंड सच दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो इट इज समथिंग like this. Let me rotate it. Something like this. ऐसा है वो. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज. तो ये ऐसा आपके पास ओवरऑल सिस्टम है. तो यू हैव टू बार मैग्नेट्स लाइक दिस. ऑलराइट, तो अब आगे आपको बोला है the distance between their centers is 2 meter. Magnitude of magnetic field at midpoint of the line joining their centers. तो अगर मैं मान लेता हूं, let's assume कि ये इस मैग्नेट का सेंटर है. I'll call this as magnet 1 for simplicity. और ये दूसरे मैग्नेट का सेंटर है. I'll call this magnet 2 again for simplicity. तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2 मीटर है. ओके, और आपको इसके मिड पॉइंट पे, मतलब समवेयर ओवर हियर, मान लो ये P मिड पॉइंट है, तो ये 1 मीटर और 1 मीटर के डिस्टेंस पे होगा डेफिनेटली. सो दिस इज एट 1 मीटर डिस्टेंस. सो 1 मीटर एंड 1 मीटर के डिस्टेंस पे होगा ये पॉइंट. गुड, राइट. तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. ये जो P पॉइंट है ये मैग्नेट 1 के लिए एक्सिस पे है, लेकिन मैग्नेट 2 के लिए इक्वेटर पे है. ओके, सो पॉइंट P इज एट एक्सिस ऑफ मैग्नेट 1 एंड एट इक्वेटर ऑफ मैग्नेट 2. एंड यू शुड नो ये जो डिस्टेंस है मैं बोलता हूं R2. दिस इज 1 मीटर क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2 था. और ये जो डिस्टेंस है दिस इज R1, दैट इज अगेन 1 मीटर. गुड इनफ, इजी. नाउ इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है दैट हमको जब मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए. व्हाट वी नो इज मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है साउथ टू नॉर्थ. तो मैं मान लेता हूं कि अगर ये मैग्नेट 1 का साउथ पोल है, ये मैग्नेट 2 का नॉर्थ, मैग्नेट 1 का नॉर्थ पोल है. सिमिलरली ये मैग्नेट 2 के पोल्स है. सो दीज आर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट.
Okay, good. Then you should know that magnet 1 का magnetic field at point P will be directed downwards. मतलब ये आएगा आपका magnet 1 का magnetic field which is axial magnetic field. क्यों axial? क्योंकि P point is on the axis of magnet 1. Similarly इक्वेटर पे जब बात करोगे, क्योंकि पी पॉइंट ये इक्वेटर पे भी है लेकिन मैग्नेट 2 के इक्वेटर पे है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा समवेयर ओवर हियर, राइट? सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर बट दैट ऑफ मैग्नेट 2. ओके, तो दो वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द डायगोनल. तो हमको ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द वन इन द रेड, ये फाइंड करना है बी. दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट, राइट? क्वेश्चन बहुत इजी है, अच्छा है. दो सिमिलर बार मैग्नेट्स है, दोनों दे आर अलाइंड इन अ वे सच दैट एक का एक्सिस दूसरे को परपेंडिकुलर है, राइट? सो एक्सिस ऑफ वन इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ सेकंड. ओके, देन दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2 मीटर था. हमको दोनों, मतलब जो लाइन इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, उसके मिड पॉइंट पे हम लोगों को फाइंड करना है व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो इन दिस केस you should know that in this case what you will have is, ये जो पॉइंट P है ये मैग्नेट 1 के लिए एक्सिस पे है, ये जो पॉइंट P है ये मैग्नेट 2 के लिए इक्वेटर पे है. तो जब मैग्नेट 1 का मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो मैं एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा. जब मैग्नेट 2 का मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे P पॉइंट पे तो हम लोग इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. फिर ये इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड दे आर वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, उसका रिजल्टेंट रहेगा अलोंग B, right? So this is how you are supposed to solve this. So I'll note it down. So let point P be the midpoint, of the line joining the centers of the two magnets. Point P is at the axis of magnet 1, whereas it is at the equator of magnet 2, at the equator of magnet 2. Okay, आप बोल सकते हो therefore you can find out what is axial magnetic field due to 1. आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. This was mu 0 by 4 pi 2 m by r cube, और डिस्टेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे r1, क्योंकि मैं पहले मैग्नेट के लिए फाइंड कर रहा हूँ. mu 0 by 4 pi की वैल्यू 10 पावर माइनस 7 होती है, इनटू 2 और m की वैल्यू 1 दी है और ये नीचे भी 1 है, so this is 2 into 10 power minus 7 only. So this is 2 into 10 power minus 7. तो सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा 2 into 10 power minus 7 टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, एक ही बात है. ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड. आपको ऑलरेडी पता है इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यू ऑलरेडी नो. सो B equator, this is for second magnet, that is mu 0 by 4 pi m by r2 cube. तो ये आएगा सिर्फ 10 पावर माइनस 7, क्योंकि m की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1, तो 10 पावर माइनस 7 वेबर पर मीटर स्क्वायर.
Now B axis of 1 is perpendicular to B equator of second. Okay, therefore you know resultant is दो वेक्टर्स जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? बी मतलब पहला कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर का रिजल्ट अंडर रूट स्क्वायर रूट. So therefore you have b equal to under root of b axis square. B axis square तो 2 into 10 power minus 7 का स्क्वायर 4 into 10 power minus 14 प्लस 10 power minus 7 का स्क्वायर 10 power minus 14. तो ये आ जाएगा आपके पास √5 into 10 power minus 7 वेबर पर मीटर स्क्वायर. दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग. ओके गुड. तो सिंपल क्वेश्चन था. दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट? दिस इज हाउ यू वर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल था, नथिंग एट ऑल, राइट? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए. दे आर इजी टू सॉल्व. नाउ लेट्स गो टू MCQs. क्योंकि MCQ हमारे पास टाइम है तो हम MCQ कर लेंगे. फर्स्ट MCQ, let R be the distance of a point on the axis of a bar magnet from its center. The magnetic field at R is always proportional to. हमने अभी अभी देखा यहाँ पे axial magnetic field is proportional to 1 upon R cube. Okay, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. It is always proportional to 1 upon R cube. Right? Simple, extremely simple. MCQ number 2. Magnetic meridian is the plane. आपको याद होगा हमने लास्ट सेशन में इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है हमने डिफाइन किया है. इनफैक्ट ऑनलाइन सेशन में ज्यादा डिटेल्स में अच्छे से लिख के भी दिया है मैंने. सो मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ. नो. Perpendicular to geographic axis of the earth? No. Passing through the magnetic axis of the earth? Yes. So if you remember, earth can be assumed to be a sphere. Okay, and then in the last session, as I told you, earth rotates about a line and that line is called as geographic axis. Geographic axis से जो plane pass होता है that is geographic meridian, right? Okay, similarly earth has its own magnetic field, so earth can be assumed to be a bar magnet, but in this case आपको याद होगा अर्थ का जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, नियर टू द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ यू हैव मैग्नेटिक साउथ पोल. तो ये होता है मैग्नेटिक साउथ पोल, ये है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल. सिमिलरली अर्थ का जो जियोग्राफिक साउथ पोल है उसके पास में होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, एंड द लाइन विच पासेस थ्रू बोथ दिस पोल्स was called as magnetic axis. और इस मैग्नेटिक एक्सिस में से जो प्लेन पास होगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट ड्राइंग अ प्लेन हियर, तो प्लेन विच पासेस थ्रू और द प्लेन विच कंटेन्स मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक मेरिडियन. तो सिंपल है. तो मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ. गुड. तो ये आपको पता होना चाहिए. दिस इज सो सिंपल थिंग. देन next question number 3. The horizontal and vertical component of magnetic field of earth are same at some place of the earth. कल आपको लास्ट सेशन में ही मैंने बताया that ये हो गया horizontal direction. Okay, then earth's magnetic field, let's say, is pointing in this direction. ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है
तो मैं इसके दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच, और आपको याद होगा इसको हमने डिफाइन किया था एंगल ऑफ डिप डेल्टा, तो बी एच इज बी कॉस डेल्टा, दिस इज बी। तो b के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक है b cos डेल्टा, एक यहाँ पे आएगा along the vertical axis b sin डेल्टा। तो एक कंपोनेंट ये आ गया आपका b cos डेल्टा, एक आपका आ गया यहाँ पे b वर्टिकल दैट इज b sin डेल्टा। एंड बाय द वे ये हमने मैग्नेटिक मेरिडियन रखा था, दिस वाज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हॉरिजॉन्टल was such that कि हमने वहां पे मैग्नेटिक एक्सिस को रखा है। Anyways, तो according to the question, this was question 2. According to the question, what you have is, उन्होंने बोला है कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे आर सेम at some place. तो angle of dip is what? 45 degree. Simple. Why? Because if you remember, अगर आप tan delta लोगे यहाँ से, तो ये आ गया आपका वर्टिकल कंपोनेंट, ये है आपका हॉरिजॉन्टल तो ऑलरेडी है, तो tan डेल्टा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो bv by bh, बट bv और bh को इक्वल बोला है, तो ये आ जाएगा 1, सिंस bv इज इक्वल टू bh ऐसा बोला है क्वेश्चन में, therefore डेल्टा इज इक्वल टू 45 डिग्री, बिकॉज tan डेल्टा की वैल्यू 1 कब आती है? 45 डिग्री पे आती है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो सिंपल क्वेश्चंस है, एज यू सी द क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनसाइड अ बार मैग्नेट द मैग्नेटिक लाइंस आर नॉट प्रेजेंट। ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो लेट मी ड्रॉ बार मैग्नेट एंड शो अगेन व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द रियल सिचुएशन। ओके, सो इफ यू रिमेंबर, बार मैग्नेट मैंने आपको बताया था फॉर द केस ऑफ बार मैग्नेट, if this is north pole and if this is south pole, मैंने आपको ये भी बताया था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जब इलेक्ट्रिक डायपोल लेते हो आप, तो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, राइट? दे डोंट फॉर्म क्लोज लूप, they do not form closed loop. But when you talk about magnetic field lines, they start from north pole, yes, they end at south pole, yes, but they form closed loop, closed loop बनता है। इसका मतलब क्या? ये नॉर्थ से चालू हुआ, राइट, ये नॉर्थ से साउथ गया, लेकिन बिकॉज ऑफ क्लोज लूप, क्योंकि ये क्लोज होता है, तो मैग्नेट के अंदर अभी ऐसा थोड़ी होगा, साउथ पोल को बोलेगा क्या? नहीं नहीं, गो बैक, नहीं, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड एट साउथ, बट दे फॉर्म अ क्लोज लूप। तो यहां तक तो आ गया फील्ड लाइन, अब क्या होगा? अब क्या साउथ पोल को वापस भेज देगा क्या? नो। तो साउथ पोल डजंट डू दिस थिंग, दैट वाज अ जोक बाय द वे। तो इनसाइड द मैग्नेट, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट बोला है, इनसाइड अ बार मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट प्रेजेंट, नहीं प्रेजेंट है, हमको पता है। आर पैरेलल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, पैरेलल कैसे हो गया? इट विल बी परपेंडिकुलर ना, it will be perpendicular to cross sectional area. Okay, good. Then are in the direction from north to south? No, inside magnet they are in the direction from south pole to north pole. Okay, so magnetic lines of forces outside magnet are from north to south, but inside are from south to north. ये पता होना चाहिए. Good. So this was question number 4. Done. Next question. A place where the vertical component of Earth's magnetic field is 0 has angle of dip equal to, अभी लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे angle of dip tan delta is equal to vertical component of Earth's magnetic field upon horizontal component of Earth's magnetic field. Okay, good.
तो यू सी कि हमको ऑलरेडी पता है tan डेल्टा का फॉर्मूला, हमने कल भी लिया था, आज भी लिया है। तो अभी क्या बोला है, a place where the vertical component of Earth's magnetic field is zero. So BV is zero. Okay, BV is zero. So in this case, you will have tan delta to be zero. और tan की वैल्यू जीरो कब होती है, जब साइन की वैल्यू जीरो होती है, मतलब 0 डिग्री पे, तो एंगल ऑफ डिफरेंस जीरो। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब था, दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस टू कंफ्यूज। इसका सिंपल सा मतलब ये था, अगर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, मतलब जो फील्ड है वो डायरेक्टली कहाँ पे है, वो डायरेक्टली टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल है। ओके, सो दिस इज व्हाट दे वर ट्राइंग टू टेल यू। गुड, डन। Next question, question number 6. A place where the horizontal component of Earth's field is zero lies at. So a place where horizontal component of Earth's magnetic field is zero lies at. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज सिंपल क्वेश्चन, you should know how to do this. This is extremely simple question. So you need to think about it. Which is the place where you will get horizontal component of Earth's magnetic field to be zero? Simple, simple. It is extremely simple. Okay, so I need to tell you that you please revise what we learned in the last session and think about it. The answer is one of the geomagnetic poles. Geomagnetic मतलब magnetic poles. Magnetic poles of Earth इसलिए geomagnetic poles. Obviously, क्योंकि आप basically Earth का a place where horizontal component of Earth's magnetic field is zero. Earth का magnetic field का horizontal component zero कहाँ होगा, one of the magnetic poles पे होगा। तो please think about it. You need to think about it. Okay, थोड़ा सा सोचो, revise what we have learned in the last session, so you'll understand what I am trying to say. क्योंकि वो theory question है और मैं कुछ बता भी नहीं सकता उसमें, तो you need to think, you need to revise what we have learned in the last session. Last question of this chapter. A magnetic needle kept non-parallel to the magnetic field in a non-uniform magnetic field experiences. तो हमारे पास एक मैग्नेटिक नीडल है जो it is kept non-parallel to magnetic field in a non-uniform magnetic field. It will experience what? Will it experience torque? Will it experience force? Will it experience both torque and force? Will it experience neither torque nor force? मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। ओके ओके, सो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के का मतलब क्या होता है? दैट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट सेम एवरीवेयर। ओके, तो कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, कहीं पे कम है, और ऐसा भी हो सकता है दैट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रैंडमली डायरेक्टेड हो, ये भी हो सकता है। तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एज यू कैन सी, द लेंथ ऑफ वेक्टर इज बिकमिंग बिग एंड बिग एंड बिग। इसका मतलब ये होता है ये जो फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। अब मैं समझा रहा हूं, अच्छे से समझ लो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये। अगर मैंने इसमें एक मैग्नेटिक नीडल रखा है, इफ आई हैव केप्ट अ मैग्नेटिक नीडल, तो सबसे पहले this magnetic needle will experience a force, translational मतलब linear force, which will move this needle from weak magnetic field to strong magnetic field.
तो ऐसा है, ये जो मैग्नेटिक नीडल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक पॉइंट पे कम है, दूसरे पॉइंट पे ज्यादा है, तीसरे पॉइंट पे और ज्यादा है, फिर और ज्यादा है, सो ऑन सो फोर्थ। सो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, इसलिए मैंने वेक्टर्स कैसे दिखाए, छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। वेरी गुड, इजी थिंग, गुड। तो क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक नीडल है, नीडल मैग्नेटिक इन नेचर है। इसका मतलब ये जो नीडल है ये वीक, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम है उसको बोलते हैं वीक रीजन, वहां से स्ट्रॉन्ग रीजन की तरफ जाएगा, मतलब फोर्स लगेगा। गुड। फोर्स के साथ साथ इफ यू नो, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इन दोनों पे अपोजिट फोर्सेस मतलब टॉर्क भी लगेगा। तो होगा क्या कि नीडल मूव भी होगा और साथ में रोटेट भी होगा, तो देयर इज अ फोर्स एज वेल एज अ टॉर्क। फोर्स क्यों आया? फोर्स इसके लिए आया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म था। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता तो सिर्फ टॉर्क होता। ओके। और टॉर्क क्यों आया? टॉर्क इसलिए आया क्योंकि मैग्नेटिक नीडल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल नहीं है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल होता तो टॉर्क नहीं होता। ओके, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि हमने टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये थोड़ा रफली हमने डिस्कस किया था, 12th में ये ज्यादा आएगा और आगे जाके। ओके, सो दिस मार्क्स एंड ऑफ मैग्नेटिज्म चैप्टर। मैग्नेटिज्म चैप्टर यहाँ पे खत्म। सो वी विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर